हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविक क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिरर, दर्पण। दर्पण क्या होता है इसके बारे में चलिए आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले प्रकाश के परावर्तन में मैंने पहले वीडियो बनाया है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल्स में प्ले लिस्ट जो है वीडियो का प्ले उसमें जाकर चेक कर लीजिए और उसे देख लीजिए। इसके आगे के टॉपिक हमारा दर्पण आता है, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं दर्पण क्या चीज़ होता है। तो देखिए, लगभग जनरली हर एक इंसान दर्पण देखता है। आज के समय में लगभग सभी लोग जो है दर्पण देखते हैं। तो आखिर दर्पण क्या चीज़ है, कैसे बना है यह? तो देखिए, दर्पण होता क्या है इसके बारे में चलिए सीखते हैं। तो दर्पण देखिए, जरूरी है कि सबसे इसमें जरूरी बात इसकी यह है कि कोई भी जो पारदर्शी तल हो, किसी भी पारदर्शी तल को आप ले लीजिए और उसको यदि हम क्या करें, सिल्वर से मतलब चांदी से कलई कर देंगे या लेप कर दें। मान लीजिए कोई आपने क्या कर लिया, कांच ही ले लिया जो आर पार दिखाई दे सके, और उसके एक तल को यदि हम मान लें क्या करते हैं, कांच से सिल्वर से मतलब चांदी का लेप लगा दे या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे, तो इससे जो निकाय बनता है, इससे जो सिस्टम तैयार होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए मेरा ये बोर्ड पारदर्शी रहता है। पारदर्शी का मतलब समझ सकते हैं। पारदर्शी मतलब होता है कि मतलब ऐसा वस्तु जिसके आर पार हमें दिखाई दे सके, पारदर्शी का मतलब। ठीक है। सीधा सीधा कहा जाए तो जैसे आपने कोई ऐसा बहुत से वस्तुएं देखे होंगे अपने लाइफ में जिसके इधर एक तरफ से देखते हैं दूसरी तरफ भी हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी किसी भी पारदर्शी वस्तु को या कोई ऐसा पारदर्शी तल हो जिसका एक तल हम क्या करते हैं, कलई कर दें, पेंट कर दें। ठीक है। किससे? चांदी से। तो इससे जो हमारा निकाय बनेगा वही क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। और जब हम इसका कलई करेंगे, ठीक है, तो इसका एक तल जो है क्या होगा, एक तरफ हम कलई कर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, हमें परावर्तक तल बन जाते हैं। मतलब कि हमें उस तल पे जो है अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं या किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दर्पण की कंडीशन हुई है। देखिए, दर्पण की सबसे जरूरी बात हमें यह होती है कि पहली बात तो हमें क्या रखना है कि एक तल लेना है जो कैसा हो, पारदर्शी हो। ठीक है। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब कि आर पार दिखाई दे, वही पारदर्शी होता है। ठीक है। और उस पारदर्शी तल को मैंने मान लिया एक पारदर्शी तल ले लिया। ठीक है। कोई भी पारदर्शी तल है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लें हम यही बोर्ड क्या है, पारदर्शी वैसे है नहीं, मतलब मान ले रहे हैं। तो इस बोर्ड को, ठीक है, यदि हमारे पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई दे रहा है तो इसका एक तल या तो बाहर वाला तल या फिर अंदर वाला तल क्या कर लेंगे, हम चांदी से पेंट कर लेंगे। और जब पेंट कर देंगे तो जो निकाय बनेगा, जो सिस्टम तैयार होगा हमारा, वही क्या कहलाता है, हमारा दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब दर्पण जो है दो टाइप्स के होते हैं। दर्पण हमारा जो है दो प्रकार का होता है। हम कहें दर्पण, देखिए इस तरह से हमारा दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दर्पण है? तो एक होता है समतल दर्पण, समतल। दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, दोनों के बारे में हम अलग अलग चलिए जान लेते हैं। समतल दर्पण, जैसा कि नाम है इसका, समधन तल, जिसका तल क्या हो, समान हो, यानी कि बराबर हो, ऐसा कोई दर्पण होगा। पहली बात तो ये दर्पण है, कैसा है तो समतल है, मतलब ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, बराबर हो। जैसे कहा जाए इसका तल एकदम बराबर, बराबर है कि नहीं, एकदम बराबर, हर जगह इक्वल, न कहीं ऊंचा है न कहीं ढलान है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो समतल दर्पण से हमने क्या समझा कि ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, समान हो या बराबर हो, या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा कोई पारदर्शी कांच जिसका तल क्या हो, समान हो, जिसे चांदी के एक तल को जो है चांदी से कलई कर दिया गया हो, इससे जो बनेगा दर्पण उसे समतल दर्पण कहते हैं। या सिंपल से डिफिनेशन याद रखिए कि सीधे सीधे कोई ऐसा समतल, ठीक है,
कोई भी हम ले लेंगे, ठीक है। समतल पारदर्शी तल, जिसको कैसे कलई कर दें चांदी से, वही बन जाएगा हमारा क्या, समतल दर्पण। यानी सीधा सीधा डेफिनेशन हमको याद रखना है कि ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, प्लेन हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ठीक ऐसा ही गोली दर्पण का, इसी तरह से आप गोली दर्पण के बारे में बात करते हैं। समतल मतलब समान तल वाला दर्पण, उसी प्रकार गोली दर्पण भी है। गोली दर्पण मतलब कि ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, गोल हो, सीधे सीधे एकदम डेफिनेशन देखा जाए, गोल तल वाले दर्पण को गोली दर्पण कहा जाएगा। जैसे कि आप गोली दर्पण को बनाने की कंडीशंस मान लीजिए कैसे क्रिएट किया जाता है, बनाया हो गया लो चाहे जो भी चीज़ें, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम कोई भी खोखला गोला, ठीक है, कांच का कोई भी खोखला गोला हम ले लेंगे और उसके एक तल को चांदी से कलई कर देंगे, तो इससे जो सिस्टम बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे, ठीक है। यानी कि कांच का ऐसा खोखला गोला जिसका एक तल चांदी से कलई किया गया हो, उसी को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण में दो टाइप्स होता है, दो टाइप्स के गोली दर्पण होते हैं। तो कौन कौन होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो गोली दर्पण में एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल क्या होता है, दो टाइप्स के। तो अवतल की जब बात करते हैं हम, इसमें जो है ऐसा गोली दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ तल कलई किया गया हो और धसे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाता है। देखिए एक तरफ उभरा, जैसे मान लीजिए कोई कांच लिया हम ऐसे गोल खोखला गोले कांच से टुकड़ा काट लिया ऐसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे ले लिए, ऐसे कांच हमारा खोखला थोड़ा सा गड्ढे टाइप में, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि बाहरी वाला तल जो है, उभरा हुआ तल जो है कलई किया गया रहता है, और अंदर वाले तल से हमारा परावर्तन की घटना होती है, या अंदर इसके प्रतिबिंब बनने की घटना घटित होती है। यानी ऐसा गोली दर्पण जिसका बाहरी तल या उठा हुआ तल, उभरा हुआ तल कलई किया गया हो और धसे हुए तल से परावर्तन की घटना घटित हो, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक इसी का उल्टा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण मतलब कि धसा हुआ तल क्या होगा, कलई किया गया होगा, और उभरे हुए तल से जो है परावर्तन की घटना घटित होगी, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है दर्पण और उनके टाइप्स हैं, इसके बारे में आप समझ लीजिए अच्छे से ताकि कोई डाउट्स न रहे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि परावर्तन की जो घटना घटित होगी, हमेशा जो भी हम प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से मतलब बाएं तरफ से ही प्रकाश किरण को आपतित कराना है। यानी कि जो परावर्तक तल का मुख होगा या फिर फेस होगा, वो किधर होगा, बाएं साइड की तरफ ही होगा। इसी से हम जो है इनके चिन्ह परिपाटी का भी डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को हमेशा दिमाग बैठाए रखिएगा कि क्या होगा, आपतित किरण हमेशा हम बाएं साइड से ही लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। उसके फोकस दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब की कंडीशंस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने तो बता ही दिया है समतल दर्पण के बारे में आपको, ठीक है, कि समतल दर्पण होता क्या है, तो पता चल गया आपको। चलिए तो चलिए हम अब समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं पूरी डिटेल्स जो है। तो सबसे पहले इसकी फोकस दूरी की बात करते हैं हम, समतल दर्पण के फोकस दूरी के। तो सबसे पहला पॉइंट इसका फोकस दूरी। आखिर इसका फोकस दूरी क्या है, चाहे कितना होता है जो भी चीज़ें। तो फोकस दूरी का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। मुख्य अक्ष का मतलब क्या होता है, तो मुख्य अक्ष की कंडीशन यही है, ठीक है, कि मतलब ऐसा काल्पनिक रेखा होता है जो क्या होती है, जहाँ कहीं भी हम प्रकाश किरण यदि मान लीजिए ले रहे हैं, चाहे कोई दर्पण ही हो, गोली दर्पण जैसे हम लोग जनरली गोली दर्पण में आपको बताया जाता है जो भी हो, कि जहाँ प्रकाश किरण हम क्या कर लें, जो दर्पण की ऐसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के बीचों बीच से जाती हो, उसे हम मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। दर्पण के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष मान लिया जाता है। और इसके समांतर यदि कोई प्रकाश किरण चल रही है, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं हमें, उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो फोकस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। लेकिन यदि उस दर्पण से जो दूरी होगी फोकस की, उसे फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जनरली हम समतल दर्पण में बात करते हैं कि फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण के जब इसके समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, मतलब इस दर्पण पे लंबवत होती हैं। अब कोई भी दर्पण हो, यदि प्रकाश की किरण उस दर्पण पे लंबवत पड़ती हैं तो पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती हैं। यानी कि यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, पुनः इसी से वापस लौट जाएंगी। अतः इसका फोकस मतलब कहाँ मिलेंगी प्रकाश किरणें, तो अनंत पे मिलेंगे। अतः इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, अब इसके प्रतिबिंब बनने की क्वालिटी जान लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसमें प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो है, बात करते हैं इसके प्रतिबिंब की। तो जी समतल दर्पण, ठीक है, क्या करता है कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए हमने क्या कर लिया कि एक जो है 1 मीटर का वस्तु ले लिया, तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे 1 मीटर का ही बनेगा। इसकी क्वालिटी यह है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और दूरी क्या होती है, तो जितनी दूर जो है दर्पण से वस्तु की होती है, जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की होती है उतना ही दूरी प्रतिबिंब की होती है दर्पण से। ठीक है, और किधर बन रहा है, तो पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यानी पीछे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आभासी बनेगा, और आभासी का मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कि दर्पण, देखिए प्रतिबिंब की कंडीशंस क्या होगी, प्रकृति और उसकी स्थिति। तो वस्तु के बराबर बनेगा, दर्पण जितनी दूर जो है दर्पण से वस्तु की होगी उतनी ही दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। बस एक पॉइंट इसमें बनता है, आभासी बन रहा है ये तो ठीक है, आभासी सीधा वस्तु के बराबर, के बराबर इसका आकृति, और दूरी भी क्या होगी, वस्तु से बराबर ही दूरी पे बनेगी। लेकिन इसमें एक चीज क्या होता है, पार्श्व व्युत्क्रम हो जाता है। पार्श्व व्युत्क्रम या उत्क्रम भी कहा जाता है उसे, पार्श्व उत्क्रम। ठीक है, पार्श्व उत्क्रम का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वाला साइड राइट साइड हमें मतलब दिखाई देता है और राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाता है। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए जनरली सबके घर लगभग समतल दर्पण होता है, आपको लग रहा हो ऐसा कुछ मतलब जांच करने की, आप कोई बुक ले लीजिए किताब और उसको उस दर्पण में देखिए, फिर आपको दिखाई देगा कि जो अक्षर होंगे वह ऊपर नीचे ना बदल कर क्या होंगे, दाएं बाएं में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हमें अक्षर क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है, मतलब सीधा सीधा नहीं दिखाई देता। तो यही समतल दर्पण में कंडीशन होते हैं चेंजिंग होने में। ठीक है, तो ये इसकी प्रतिबिंब कंडीशन हुई। कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किसी भी कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी बड़ी समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। तो रही बात दर्पण की, तो अपना प्रतिबिंब यदि खुद देखना हो, स्वयं देखना हो उसे, तो न्यूनतम उसकी ऊंचाई होगी उस व्यक्ति के ऊंचाई की आधी, और मैक्सिमम चाहे जितना भी ले लीजिए बड़ा। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति है मान लीजिए कि 2 मीटर का, तो कम से कम कितनी मीटर की जो है दर्पण लेगा ताकि अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है, स्वयं देखने के लिए, किसी और से नहीं। यदि किसी और की बात करें तो मान लीजिए हम हैं, किसी और का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो छोटा सा भी दर्पण हमारे पास रहेगा ना, तो हम पूरा प्रतिबिंब का दूरी पर डिपेंड करेगा। दूर रहेगा दर्पण कोण की कारण जिसको बन सकता है आसानी से पूरा। लेकिन जब स्वयं देखना होगा अपने हाथ में लेकर के, तो कम से कम जो है यदि 2 मीटर के व्यक्ति है तो 1 मीटर का क्या रहना चाहिए, दर्पण रहना चाहिए। यानी न्यूनतम जो है 1 मीटर रहना चाहिए, तभी हम पूरा प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं। या 1 मीटर से अधिक हो तब भी देख सकते हैं, लेकिन 1 मीटर से यदि कम हो जाएगा, यदि हम व्यक्ति 2 मीटर का 1 मीटर से कम हो जाए, मतलब कि आधे से यदि कम हो रहा है व्यक्ति के ऊंचाई के आधे से, यानी मान लें यदि व्यक्ति को ऊंचाई h है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2। यदि h/2 से कम होगा तो अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख सकता है, यदि h/2 से अधिक होगा तो वह अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है गोली दर्पण। समतल दर्पण समाप्त, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से मतलब नहीं है, हमें गोली दर्पण पर ध्यान देना है। ठीक है, गोली दर्पण बता ही दिए आपको क्या होता है। गोली दर्पण क्या होता है, तो कोई भी ऐसा दर्पण जो क्या हो जिसका तल क्या हो, गोल हो, सीधे सीधा बोला जाए तो उसे गोली दर्पण बोलते हैं।
चलिए गोली दर्पण के बारे में अब जो भी कुछ डिफिनीशंस हैं सब, ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित उन डिफिनीशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गोली दर्पण हम जानते ही हैं कैसा होता है। ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल। और ये कौन सा दर्पण बनाया है? तो ये हमारा हो गया अवतल। ठीक है, तो कोई भी गोली दर्पण जो है किसी न किसी जो है खोखले गोले से काट करके बनाया जाता है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो डिफिनीशंस होंगे, मान लीजिए कि एक यह लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसको भी ले ले रहे हैं लाइन से। ये हमारा क्या होता है? ध्रुव। और ये हमारा केंद्र सी, सेंटर यहाँ पर पी, ठीक है, यहाँ पर एफ। तो इसमें हम बारी बारी से अब हम बात करते हैं। सबसे पहला जो केंद्र होता है गोली दर्पण का केंद्र, मतलब वक्रता केंद्र उसका नाम होता है। क्या? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्यों? देख रहे हैं कि आप जो दर्पण यह है क्या है? वक्र है, तो इस वक्र का ही तो केंद्र होगा, न कि गोले का केंद्र होगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले वक्रता केंद्र की डिफिनेशन जान लेते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र कोई भी गोली दर्पण, चाहे अवतल हो या उत्तल, जिस भी खोखले गोले से कटा होता है, जैसे मान लीजिए अभी खोखला गोले से काट के इतना थोड़ा सा काट देंगे तो बनाए होंगे, ठीक है। अच्छा, यह इस खोखले गोले से काट के बनाया गया है। तो कोई भी क्या होगा? गोली दर्पण का जो है केंद्र मान लीजिए, या फिर अरे सॉरी, कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट करके बनाया जाता है, उस खोखले गोले का केंद्र, मतलब यह गोले का जो केंद्र होता है, ठीक है, इसी गोली दर्पण के लिए यही केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, गोले के लिए तो केंद्र कहलाएगा, लेकिन अब ये दर्पण काट के निकाल लिया गया तो एक वक्र वस्तु है, इसलिए इसका क्या कहा जाएगा? इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वक्रता त्रिज्या। यह हो गया वक्रता केंद्र और दूसरा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाएगा तो उसकी त्रिज्या गोली दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी गोले की त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, सीधा सीधा देखा जाए, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, अगला हमारा है ध्रुव। तो किसी भी गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट, यानी बीच बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है? तो या तो जनरली देखा जाए तो ये मुख्य फोकस क्या होता है? बीच में पड़ता है। तो सीधा सीधा भी यदि आप बताना चाहें तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बिंदु को या बीच वाले बिंदु को, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। यानी ऐसा बिंदु जो क्या हो? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच हो, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। या परावर्तन की घटना में देखते हैं तो जब कोई प्रकाश किरण किसी गोली दर्पण पे पड़ती है, ठीक है, तो क्या होते हैं? आपतित होती है। तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से जाती है, यहाँ पे, ठीक है, जिस बिंदु से जाती हैं या यहाँ से वगैरह जैसे परावर्तित हो जाएगी, लेकिन ऐसा आभास हुआ कि कहीं पीछे से ही आ रही है। ठीक है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से जाती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। मुख्य फोकस और फोकस दूरी, यह एक प्रकार की दूरी है और यह क्या है? बिंदु का, एक बिंदु का दर्शाया जा रहा है मुख्य फोकस को। ठीक है, तो इसे फोकल पॉइंट, ठीक है, और इसे फोकस दूरी कहा जाता है। मतलब एक दूरी है, किस मेजरमेंट में आएगा। ठीक है, कोई तो आपको इन डेफिनेशंस को याद रखने हैं। ठीक है, इसमें मुख्य अक्ष क्या होगा? तो हमने बता दिया कि मुख्य ध्रुव से, ठीक है, या फिर दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष कहा जाए। या इसका डेफिनेशन देखा जाए तो
वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष। किसको किसको मिलाने वाली रेखा? तो ध्रुव और सी को, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है।